अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पास पेपर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पास पेपर 2016। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज द एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ डाइसिस एक्सपोजर ऑन द रूल ऑफ लॉ आल्सो एलेबोरेट प्रेजेंट डे मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन अ स्टेट। ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ का हमें पता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लॉ है उसको इक्वली तमाम इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो ना इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से हट के। तो हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है ये जो आर्टिकल एक बेसिक उनका प्रिंसिपल है, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इट इज़ वाज आर्टिकुलेटेड मोस्ट फॉर्मसली बाय AVDC। ठीक है, ये एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे 19th सेंचुरी के अंदर, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो DC के 3 जो की प्रिंसिपल्स थे रूल ऑफ लॉ के हवाले से। पहला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। वो ये कहते हैं कि नो वन रिगार्डलेस ऑफ द सोशल स्टेटस, वेल्थ, पॉलिटिकल पोजीशन, कोई भी जो है वो कानून से आगे नहीं है। ठीक है, कानून जो है, लॉ जो है वो सबसे बड़ा है। ये प्रिंसिपल जो है ये हर इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल जो वो बयान करते हैं वो है सुपरमेसी ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी क्रिएटेड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन प्रोसेस एंड अप्लाइड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट्स। वो ये कहते हैं कि लॉ जो है वो सबसे ऑर्डिनरी होता है, उसको चाहिए ये कि सबसे ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेचर है, सबसे ऑर्डिनरी जो सिस्टम है वो लॉज बनाए और सबसे ऑर्डिनरी जो कोर्ट्स है वो इसको अप्लाई करें। यानी कि लॉ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लॉ जो है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, हर गवर्नमेंट से, हर इंस्टीट्यूशन से, हर चीज़ से ऊपर। थर्ड प्रिंसिपल जो है ना उनका वो है कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रोडक्ट ऑफ जुडिशल डिसीजंस। DC के कहते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि इट इज़ इंस्टेंट, इसके मुकाबले में इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशल डिसीजंस एंड लीगल प्रेसिडेंट्स। ठीक है, कहते हैं कि जो हमने पढ़ा था ना कि ब्रिटिश जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनका। तो DC ये कहते हैं कि ये एक्चुअली जुडिशल डिसीजंस और लीगल प्रेसिडेंट्स हैं इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि मॉडर्न डे जो है उसके हवाले से DC का कॉन्सेप्ट क्या किस तरह से रिलेट करता है। ठीक है, DC की जो एक्सपोजिशन है ना उसी ने ब्रिटिशर्स के अंदर रूल ऑफ लॉ की बुनियाद रखी थी। तो मॉडर्न डे के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स आते हैं। इसमें सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स रिगार्डलेस के वो किस नस्ल से, किस मज़हब से, किस अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी ज़िम्मेदारी है। असेस जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी जो क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है आज का, उसमें जस्टिस जो है ये असेसिबल टू ऑल इंडिविजुअल्स है रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। मॉडर्न जो अंडरस्टैंडिंग है रूल ऑफ लॉ की उसमें पावर को सेपरेट किया गया है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशियल पावर्स, ठीक है, उनको सेपरेट किया गया है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो मॉडर्न डे रूल ऑफ लॉ है उसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक्शंस दैट मस्ट बी लॉफुल, और ये जो गवर्नमेंट है ये पब्लिक के आगे अकाउंटेबल है। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। द मॉडर्न जो रूल ऑफ लॉ है ये इंटरनेशनल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स राइट्स के ऊपर, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है उसके ऊपर ये बेस करता है। ठीक है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल लीगल सिस्टम है उसके साथ इसको रिलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ को प्रैक्टिस करने में किन चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म का सामना हो सकता है। सबसे पहला तो ये है कि अनइक्वल एक्सेस टू जस्टिस होता है। जो जितना रूल ऑफ लॉ में थ्योरेटिकली बताता है ना इक्वालिटी, उतनी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उतनी दुनिया में प्रैक्टिकली होती नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, जुडिशल जो इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती,
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में उसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, द रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी पावर्स, क्राइसिस के अंदर, इमरजेंसीज़ के अंदर, पैराडेमिक्स के अंदर जो इमरजेंसी पावर्स हैं उनके रोल की वजह से भी इसमें चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएशंस इन रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो यूनिवर्सल जो के कॉन्सेप्ट है, तो उसमें जब वेरिएशंस आती रहती हैं तो उसके प्रैक्टिकल में भी, यानी उसको प्रैक्टिस करने में भी फिर वेरिएशंस आती रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। डू यू थिंक दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज एब्सोल्यूट इन नेचर विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव enactments? Support your answer with cognate arguments. Supremacy of British law, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना हमेशा से इसकी एक अब जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के एक सेंट्रल फीचर है। ठीक है, ये लॉज बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। और दूसरा ये कि जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, इसका मतलब है कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है ना वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब जो है ना इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, किस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना इस्टेब्लिश हुई। सबसे पहले चलते हैं 1215 में, द मैग्ना कार्टा। ये एक डायरेक्ट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं थी, बल्कि जो मैग्ना कार्टा थी ना ये 2015 में जो बनी थी, ये एक आइडिया था कि मोनार्कीज पावर वर नॉट एब्सोल्यूट, कि मोनार्की की पावर्स को कम किया जाए। हमें पता है ना कि ब्रिटिश के अंदर मोनार्की सिस्टम है, और ये मैग्ना कार्टा में कहा गया था कि सारी की सारी पावर्स जो हैं, सारी की सारी जो हैं बैलेंस जो है वो आप किंग को नहीं दे, किंग के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो है ना एक बॉडी बनाई गई थी जिसको मैग्ना कार्टा कहती है। द ग्लोरियस रेजोल्यूशन 1688, ग्लोरियस रेजोल्यूशन जो है 1688 में पास हुई थी। इसमें एक वाइटल, ये एक इवेंट है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी के हवाले से सबसे अहम है। द किंग जेम्स टू और उसके बाद विलियम्स ऑफ ऑर्गन्स, इन्होंने जो है ये जो है ग्लोरियस रेजोल्यूशन, इन्होंने एक शिफ्ट ऑफ पावर किया था मोनार्की से पार्लियामेंट की तरफ, यानी मोनार्की से पावर्स को लेके पार्लियामेंट को शिफ्ट की गई थी। फिर हमारे पास है द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701। ये जो है इसने मजीद पार्लियामेंट के रोल को सॉलिडिफाई किया। ठीक है, सक्सेशन ऑफ थ्रोन और मेकिंग मोनार्क अकाउंट, जो मेकिंग मोनार्क का जो प्रोसेस है उसको पार्लियामेंट के आगे अकाउंटेबल किया। ठीक है, द पार्लियामेंट एक्ट 1911 एंड 1949, ये जो हैं ये एक्ट्स इन्होंने फर्दर जो हमारे पास थे ना मोनार्क्स, उनकी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनकी सुपरमेसी को फर्दर कम कर दिया। अब जो है वो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी जो है वही हाउस ऑफ कॉमन्स को सिलेक्ट करती है। ठीक है, अब हमें पता है कि ब्रिटिशर्स के पास सारी की सारी जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब हम देखते हैं इज़ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एब्सोल्यूट इन नेचर, क्या ब्रिटिश की पार्लियामेंट एब्सोल्यूट है? तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वजह क्या है। नो लीगल लिमिटेशंस और पार्लियामेंट्री सिस्टम, इनके पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर कोई भी लीगल जो है ना लिमिटेशंस नहीं है। हमें पता है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ की पार्लियामेंट्स के ऊपर लीगल लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, वो अकाउंटेबल होती हैं जुडिशरी को। ठीक है, लिमिट्स इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज़, जो पार्लियामेंट है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है यूके के अंदर, लेकिन फिर भी जो है ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ट्रीटीज़ की मोहताज है। ठीक है, ये उसको जो है ना वो नहीं कर सकती, वायलेट नहीं कर सकती। अगर वायलेट नहीं कर सकती तो यानी किसी और लॉ के मुताबिक इसमें के ये एब्सोल्यूट नहीं है। द रोल ऑफ द जुडिशरी एंड जुडिशल व्यू, इसमें हम जो पार्लियामेंट है उसको हम ये भी अगर वो एब्सोल्यूट होती तो उसको जो है जुडिशल रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि ब्रिटिशर्स के पास जो पार्लियामेंट है उसको हम उसके जो डिसीजंस है उसको हमेशा जुडिशल रिव्यू दिया जाता है। ठीक है, डेवोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, जो पावर टू डिवोल्यूशन टू ऑफ पावर टू स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दरलैंड्स हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ठीक है, ये जो एक्ट है
स्कॉटलैंड का, वेल्स का और आयरलैंड का, जो कि तरतीब से हम देखें तो 1998, 2006 और 1998 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लेजिस्लेचर जो है ना अपने रीजन के अंदर इन्होंने अलहदा कर लिया है, ठीक है, लेजिस्लेचर प्रोसेस अपने रीजन के अंदर अलहदा कर लिया। तो इससे क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुपरमेसी मज़ीद हमें चैलेंज होती हुई नज़र आती है। तो इसमें इनकी एक एब्सोल्यूट बॉडी नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश की, वो एज सच एक एब्सोल्यूट बॉडी नहीं है, ठीक है। और इसकी जो आल्दो कि उसके पास एक लार्जर पावर्स मौजूद हैं और उसका जो है वो सॉलिडिफाइज पावर है, लेकिन फिर भी वो एक एब्सोल्यूट बॉडी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द अमेरिकन कांग्रेस हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, enumerate these subjects in the light of said provisions। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो अमेरिकन कांग्रेस है वो कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स में जो है ना वो कर सकती है, लॉज बना सकती है। तो कहा गया है कि उन सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करें, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 सेक्शन 8 जो कि कांग्रेस से रिलेटेड है। तो ये है उस पर जो कांग्रेस के सब्जेक्ट्स बताए गए हैं वो सबसे पहला है टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग्स, टैक्स को कलेक्ट करने के हवाले से, ड्यूटीज़ इम्पोर्ट्स के हवाले से कांग्रेस जो लॉ बना सकती है, मनी के बारोएशन के हवाले से, कॉमर्स को रेगुलेट विद फॉरेन नेशंस, कॉमर्स को रेगुलेट करने के हवाले से लॉ बना सकती है, इस्टेब्लिश यूनिफॉर्म लॉज एंड सब्जेक्ट फॉर बैंकरप्टीज के हवाले से, ठीक है, कॉइन मनी और रेगुलेट ऑफ वैल्यू थेयर फॉर फॉरेन कॉइन्स, इसके हवाले से रेगुलेशंस कांग्रेस बना सकती है। टू प्रोवाइड पनिशमेंट एंड जो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के हवाले से बना सकती है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट रोड्स के हवाले से बना सकती है। प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड यूजफुल आर्ट्स के हवाले से, यूजफुल आर्ट्स के हवाले से लॉज बना सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो डिफाइन पब्लिक एंड पनिश पायरेसीज को पनिश कर सकती है कांग्रेस। टू डिक्लेयर वॉर, ग्रांट लेटर्स ऑफ मार्की एंड रिप्रेजल कर सकती है। टू रेज पोर्ट आर्मीज, टू प्रोवाइड मेंटेन अ नेवी, टू मेक रूल्स फॉर द गवर्नमेंट, रेगुलेट द लैंड नेवल फोर्सेस, टू प्रोवाइड फॉर कॉलिंग फोर्स द मिलिटिया, to execute the laws of the union, to provide organizing, aiming, disciplining the militia, to exercise executive legislation in the all cases whatever over such district as may be बाई सेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, यानी इसके हवाले से लॉज बना सकती है फॉर द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन, ठीक है। टू मेक ऑल लॉज विच शैल बी नेसेसरी एंड, जितने भी लॉज हैं उनको जो नेसेसरी है वो बना सकती है, उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। ये सारे अबव जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज किया जा सकता है, हम कर सकते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक पावर्स में। इसके पास है कांग्रेस के पास डिफेंस एंड सिक्योरिटी पावर्स है, जुडिशल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, अदर और कुछ अदर पावर्स हैं इंक्लूडिंग मिलिट्री रेगुलेशन, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर फेडरल टेरिटरीज etc, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कांग्रेशनल पावर्स के ऊपर को एक्सरसाइज करने में, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। कांग्रेस जो है इट कैन नॉट सस्पेंड द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रिबिलियन और इन्वेजन वेयर पब्लिक सेफ्टी मे रिक्वायर्ड। द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अलाउज अ पर्सन टू चेंज अनलॉफुल डिटेंशन एंड इम्प्रिजनमेंट्स। ये जो टर्म है ना द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है कि कोई अनलॉफुल पनिशमेंट तो उसको चेंज कर ले, कांग्रेस के पास ऐसा करने का कोई भी हक नहीं है, ठीक है। नो बिल ऑफ एटिएंडर ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। कांग्रेस जो है वो कोई भी बिल पास नहीं कर सकती और जो ख़ास तौर पे
ये जो टर्म है ना एक्स पोस्टो फैक्टो लॉज, ये है ये जो क्रिमिनलाइज एक्शंस है उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो उसके हवाले से कांग्रेस कोई भी बिल पास नहीं कर सकती, कोई भी डायरेक्ट कोई भी कांग्रेस जो है वो टैक्सेस को या जो है ना इम्पोज नहीं कर सकती पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड जो है कांग्रेस हैज़ टू द पावर टू रेगुलेट इंटरस्टेट एंड फॉरेन कॉमर्स, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्स। वो ट्रेड को रेगुलेट करने की इजाज़त तो है लेकिन वो टैक्सेस को इम्पोज करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। स्लेवरी एंड इनवॉलंटरी सर्विटरी, कांग्रेस जो है इट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम बैनिंग द जो स्लेव्स की इम्पोर्ट है ना उसको भी कांग्रेस बैन नहीं कर सकती, ठीक है। पावर ऑफ द पर्स, वाइट कांग्रेस जो है जो कांग्रेस है इसके पास टैक्स अथॉरिटी है बट इट कैन नॉट ग्रांट द टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी और एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम फॉरेन पावर्स, ठीक है। प्रेसिडेंशियल अप्रूवल, जितने भी कांग्रेस लॉज बनाती है उसको प्रेसिडेंशियल अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। लिमिटेशन ऑन स्टेट पावर, आल्थो कांग्रेस जो है इसके पास एक सिग्निफिकेंट पावर मौजूद है इन ओवर ऑल फेडरल मैटर्स, फिर भी जो है ना वो इसकी पावर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर डेलीगेटेड है, ठीक है, कम है। प्रोहिबिशन ऑफ ओन टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, जो इसका आर्टिकल नंबर 1 है सेक्शन 9, इट प्रोहिबिट्स फ्रॉम कांग्रेस फ्रॉम ग्रांटिंग टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी और कॉन्फरिंग देयर सिटीजन टू ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। उनको टाइटल ऑफ नोबिलिटी वगैरह अवार्ड्स वगैरह देना नहीं दे सकती है, इसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, डू डिस्क्राइब द सिचुएशंस वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड्स द सस्पेंशन ऑफ क्राइटेरियन फंडामेंटल लॉज। इस पाकिस्तान का जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन 1970 तो उसमें फंडामेंटल इस्लामिक राइट्स कौन से डिस्क्राइब किए गए, ह्यूमन राइट्स कौन से डिस्क्राइब किए गए और किन सिचुएशन में इन ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा सकता है। सबसे पहला जो राइट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स, हर शख्स के पास जो है ना वो फ्रीडम का राइट हासिल है, ठीक है। टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ, टू सेफ गार्ड हिज प्रॉपर्टीज, ही सेफ गार्ड हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फिर है सेकंड है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हर सिटीज़न जो है वो रिगार्डलेस इस सोशल स्टेटस वो जो लॉ है उसमें इक्वल है, बराबर है, अगेंस्ट द लॉ बराबर है। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का ये स्ट्रेस करता है कि ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन सैंक्टिटी, राइट्स ऑफ पर्सनस को जो है वो प्रमोट किया जाए। गारंटी ऑफ सोशल जस्टिस, फंडामेंटल जस्टिस आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू सिविल लाइबर्टीज़, के सिर्फ सिविल लाइबर्टीज़ में ये नहीं है बल्कि सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करना कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है। प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी जो है वो मर्ज़ी से अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सके, रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर चल सके, ठीक है। और किसी भी शख्स को आप उसके रिलीजन की वजह से एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट से नहीं रोक सकते। फिर जुडिशल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करता है लेकिन जुडिशरी जो है वो अपने पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू के ज़रिए उसको जो है ना वो गारंटी करती है। अब देखते हैं कि इनको सस्पेंस किन हालात में किया जा सकता है। सबसे पहले है इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 232, ठीक है। आर्टिकल 232 जो है ये मानता है कि इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जैसे वॉर में, एक्सटर्नल एग्रेशन में, थ्रेट ऑफ, अगर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो तो इन द एक्ट ऑफ इमरजेंसी आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो अगर किसी से थ्रेट हो कि ये खतरे का बायस बन सकता है सोसाइटी के लिए तो उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा सकता है। फिर है प्रिवेंशन डिटेंशन, आर्टिकल नंबर 10, इट अलाउ इंडिविजुअल्स टू फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months विदाउट ट्रायल इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी या कंसर्न्स के हवाले से जो है ना एक ट्रायल ऑफ 3 months के लिए आप किसी को भी जो है ना उनको अनलॉफुल तरीके उनके साथ अपना सकते हो, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ राइट्स टू असेंबल, आर्टिकल नंबर 17, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अलाउ करता है कि जो राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, आर्म्स के इस्तेमाल
को रोकने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में। नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल जो कंपेन्स हैं वो पब्लिक सेफ्टी का कोई लिए थ्रेट बन रही हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको भी रोका जा सकता है। लिमिटेड सस्पेंशन ऑफ अदर राइट्स, कुछ राइट्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी उनकी जो सस्पेंशन है वो लिमिटेड है, उनको फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ लाइफ, तो उसको जो है ना वो आप किसी भी सिचुएशन में जो है वो सस्पेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर 1935 के इंडिया एक्ट का बहुत अहम हाथ है, उसके फीचर्स को बयान करें। ठीक है, और उसकी शॉर्टकमिंग्स की, इसकी सेलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें फेडरल स्ट्रक्चर था। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, उसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती थी। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटर थी, तमाम जो लॉज थे वो बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटर बनाती थी। ठीक है, उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स और फेडरल असम्बली होती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूशन थे। गवर्नर जनरल जो है वो दैट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन और उसके पास एग्जैक्टिव पावर्स थी। ठीक है, सारी की सारी एग्जैक्टिव पावर्स उसी के पास थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, हर प्रोविंस के पास जो है ना इन सर्टेन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट्स, उसके पास जो है वो ऑटोनॉमी हासिल थी उसको। सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे। ठीक है, इस एक्ट के अंदर तमाम जो अक़लियतें थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, उनके और जो है ना दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को माना गया था, तस्लीम किया गया था। ठीक है, डीआरकी इन प्रोविंसेस, इसने जो इस एक्ट में डीआरकी इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में जो है ना डीआरकी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इसका मतलब होता है इन द जस्ट लाइक इन द एरियाज ऑफ फाइनेंस एंड लॉ ऑफ ऑर्डर्स ETC। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट एक्ट इम्पोज द फेडरेशन ऑफ इंडिया वाइल बोथ इन ब्रिटिश एंड इंडिया एंड द, यानी कि पहले हमारे पास जो टर्म होती थी ना होती थी ब्रिटिश इंडिया की, इस एक्ट के अंदर फेडरेशन ऑफ इंडिया की कराई गई थी। ठीक है, टर्म इंट्रोड्यूस। अब हम इसकी ना शॉर्ट कमिंग्स देखते हैं, इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है। सेंट्रलाइज्ड पावर, ठीक है, डिस्पाइट क्रिएटिंग अ फेडरल सिस्टम भी था, लेकिन फिर भी जो है ना एक सेंट्रलाइज पावर जो वो नहीं थी, पावर सेंट्रलाइज नहीं थी। ठीक है, यानी डिसेंट्रलाइज नहीं थी पावर को, ऑल्थो के फेडरल सिस्टम बनाया गया लेकिन पावर फिर भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, वो गवर्नर जनरल के और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास ही रही। ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, जो इस एक्ट के जो है फ्रेंचाइज वो हाईली रिस्ट्रिक्टिव थी। ठीक है, पॉपुलेशन की उन सिर्फ चंद 1% जो है वही उन तक पहुंच सकती थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ वो सेम नहीं था, वो इक्वल नहीं था। पॉलिटिकल राइट्स तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वल नहीं मिल रहे थे। ठीक है, गवर्नर स्पेशल पावर, सारी की सारी पावर्स, एग्जैक्टिव पावर्स, जो दूसरी पावर्स जो है वो उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है ना वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, सारी की सारी पावर्स उसे दे दी गई थी। नो फुल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया के पास जो है ना एक सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी। ठीक है, हम देखते हैं कि सारी की सारी पावर्स होते ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास थी। नो प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस, 1935 के एक्ट में जो है ना वो, चूँकि हमें पता है कि उस वक्त आज़ादी की जो तहरीक है वो चल रही थी, लेकिन इस एक्ट में जो है ना उसकी कोई गारंटी नहीं दी गई। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राइव्ड एंड ओरिजिनेटेड इन इंडिया बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, एक्सप्लेन द थ्योरी इन द लाइट ऑफ केस लॉ ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, डू यू एग्री दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। एक थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। कहा गया है कि उसको एक्सप्लेन करें, बताएं कि क्या पाकिस्तान में एप्लीकेबल है कि नहीं। इसके ओरिजिन की बात करें तो बेसिक जो थ्योरी का स्ट्रक्चर है ये दैट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, केस था कसमंडेरा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, इसके इस तरीके की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले है अमेंडमेंट लिमिटेशंस, ये कि इसमें जो ये थ्योरी है इसने पार्लियामेंट्स की जो अमेंडमेंट थी पावर्स उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया।
कोर प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, इंटरडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रोल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी टीसी। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स के पास जो है जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी मौजूद है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, दूसरे सारे प्रोसेस को जुडिशली रिव्यू कर सके। ठीक है, अब इसमें सब्सिक्वेंट केस लॉ डेवलपमेंट्स देखते हैं, कौन कौन से केसेस इसमें हैं। इसमें मिनेविरिया मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो है वो ज़्यादा नोटेबल है। अब इसकी अब देखते हैं कि पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं। द बेसिक स्ट्रक्चर थेरी जो है इंडिया की, ये एक हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, जबकि पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल है ये तकरीबन सिमिलर ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर है। तो हम ये कहते हैं कि ये थेरी पाकिस्तान के ऊपर में अप्लाई हो सकती है अगर हम जो है ना वो कुछ, लेकिन कुछ कंसिडरेशन हैं जिनको आप देख सकते हो। सबसे पहली है लेक ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान में जो है कोई बेसिक स्ट्रक्चर डोक्राइन नहीं है। ठीक है, इसमें जो है वो एक्सप्लिसिटी नहीं है स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में। इसमें पाकिस्तान के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट हैज़ द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो चेंज किए जा सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है, यानी आप इस तरह से कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हायर सुपरमेसी नहीं है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स की इजाज़त है, फ्लैक्सिबिलिटी इन अमेंडमेंट्स। और पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 239 के मुताबिक अमेंडमेंट्स में भी बहुत सी फ्लैक्सिबिलिटी है। हम देखते हैं कि आसानी से अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं। पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन, तो इसमें जो है ना पाकिस्तान में हम कह सकते हैं इस थ्योरी के अप्लाई में नो अडॉप्टेशन, फॉर्मल अडॉप्टेशन का कोई मतलब पोटेंशियल नहीं है। उसकी वजह हमें पता है कि पाकिस्तान के जो है सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, उसमें अमेंडमेंट्स करना बहुत आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ शॉर्ट नोट टू एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन प्रोसीजर को बयान करें। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट पे है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होती हैं, इसकी जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके ब्रीफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज है, द इलेक्शन इज कंडक्टेड अ ब्रॉड इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1500 इलेक्टेड ऑफिशियल्स इसमें शामिल होते हैं, नेशनल असम्बली के, सेनेट के, लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। फिर जो है वो ये सारे यानी जो 1500 इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो जो है प्रेसिडेंट उसको इलेक्ट करती है। 2 राउंड सिस्टम है। सबसे पहले जो है वो कैंडिडेट गेट मोर 15%, ठीक है, और सेकंड जो होल राउंड होता है उसमें जो है 2 कैंडिडेट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम 2 वोट्स, यानी फर्स्ट जो राउंड था उसमें जो 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनमें से जो है ना वो उसको किया जाता है। फिर इसकी टर्म एंड एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। प्रेसिडेंट के कुछ टर्म्स हैं, 5 ईयर टर्म्स होता है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स और फ्रेंच सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, रोल्स एंड पावर्स हैं कुछ इसके पास। जो प्रेसिडेंट जो है ना वो हेड ऑफ स्टेट है और उसके पास सारी सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स फ्रांस के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन कौन से ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका एक्ट नंबर आर्टिकल नंबर 17 जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ फ्रॉम टॉर्चर, वो जो है डिस्क्राइब करता है। ठीक है, रशियन ओम्बोड्समैन, रशियन जो फेडरेशन है ओम्बोड्समैन है, यानी रशियन ह्यूमन राइट कमिश्नर, वो एक बॉडी है जो कि ह्यूमन राइट कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, जुडिशल मैकेनिज़्म, अगर 2 लोगों को अपने फ्री राइट्स नहीं मिलते, बेसिक राइट्स नहीं मिलते, तो रशिया के पास इसका एक जुडिशल मैकेनिज़्म भी मौजूद है। ठीक है, लिमिटेशंस, इसके हम अगर आल्तो के रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ह्यूमन राइट्स को लिमिट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी करता है, फिर भी जो है ना इसमें कुछ इसकी प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
ठीक है। ये यानी कि प्रैक्टिस जो है या जो स्टेट है रशिया के अंदर जो स्टेट है, इट हैड कंट्रोल ओवर मीडिया, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल अपोजिशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर कुछ लिमिटेशंस। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके रशिया के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स आल्सो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन फिर भी दे आर लिमिटेड। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास था थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है इन मॉडर्न गवर्नेंस। इसमें इसका मतलब है कि जो पावर्स है गवर्नमेंट में वो सेंट्रलाइज नहीं है, किसी एक शख्स के पास नहीं है, किसी एक ऑफिशियल के पास नहीं है, बल्कि उनको जो है ना वो तकसीम कर दिया गया है 3 ब्रांचेस में, एग्जेक्टिव में, लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में। एग्जेक्टिव जो है लेजिस्लेचर जो है ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, ये लॉज बनाती है। एग्जेक्टिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, और इन्फोर्स करती है। जुडिशरी जो है ना ये लॉज को इंटरप्रेट करती है, यानी कि अगर लॉ जो है उसको फेयरली अप्लाई करती है। अगर नहीं होता तो ये जो गवर्नमेंट की दूसरी ब्रांचेज है वो इसके आगे जवाबदेह होती हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है इट्स अ चेक एंड बैलेंसेस सिस्टम, ठीक है। यानी कि कोई भी ब्रांच जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि सारी पावर्स उसके पास हैं, ठीक है। चेक एंड बैलेंसेस है सारे। पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ है टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ पावर, ठीक है, ताकि कोई भी जो गवर्नमेंट की ब्रांच है, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल है, वो इसके पावर को अब्यूज़ ना कर सके, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट 2016 पे।